मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। नाउ टुडेज लेक्चर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट फॉरगेटिंग ड्यू टू रिप्रेशन। बहुत बड़े मनोविश्लेषक डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने सबसे पहले विस्मृति का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। वो ये था कि दुखदायी विचारों या अनुभवों को अचेतना में ढकेलना ही विस्मृति होती है। ये मनुष्य द्वारा दुखदायी और दर्दनाक जीवन अनुभवों को चेतना से अचेतना में डालने की प्रवृत्ति की व्याख्या करने के लिए दबाव शब्द का प्रयोग करती थी। रिप्रेशन। नाउ आवर टॉपिक इज़ फॉरगेटिंग ड्यू टू रिप्रेशन। तो रिप्रेशन शब्द का प्रयोग किया था और फ्रायड को ये विश्वास था कि मनुष्य दुखपूर्ण, दर्दनाक, अप्रसन्नकारी और दुखी करने वाले विचारों को दबा देता है, क्योंकि उन्हें याद करने पर दुख, तनाव, दबाव और कुंठा उत्पन्न हो जाती है। इनके सिद्धांत को चिकित्सकीय विस्मृति, रुग्ण विस्मृति या अभिप्रेरित विस्मृति के रूप में हम जानते हैं। नाउ द इमोशनल एक्साइटमेंट। कई बार हम संवेगात्मक उत्तेजना भी विस्मृति के कारण बनने लगती है। जब व्यक्ति संवेगात्मक उत्तेजना के प्रभाव के अधीन होता है तो उसे विस्मृति अधिक होती है। संवेगात्मक उत्तेजना प्रत्यास्मरण की प्रक्रिया को बाधित कर देती है और अत्यधिक हम देखते हैं कि संवेग जैसे कि भय और नाराज़गी हमारे विचारों और स्मृति प्रक्रिया पर पक्षघात करने लगते हैं। इस प्रकार की विस्मृति के उदाहरण के रूप में हम परीक्षा हाल या मंच पर होने वाली विस्मृति को समझ सकते हैं। नाउ द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। बहुत सी ऐसी घटनाओं का हमारा रोज़ मुखातिब होते हैं हम, जहां आदमी मस्तिष्क की चोट से पीड़ित हो जाता है और अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं अनुभव को भूल जाता है। कई बार तो स्मृति की आशंका की हानि होती है और कई बार स्मृति की स्थायी हानि भी हो सकती है। और विस्मृति की मात्रा चोट से होने वाली क्षति पर भी निर्भर हो सकती है। एल्कोहल और अन्य उद्दीपक मस्तिष्क के कार्यों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं और निरंतर ये मादक पदार्थों का प्रयोग स्मृति को कमज़ोर करता है और इस तरह से विस्मृति बढ़ती जाती है। निरंतर मानसिक तनाव, मानसिक आघात और लंबी और पुरानी बीमारी ये भी फॉरगेटिंग का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब हम चर्चा करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल एंड फॉरगेटिंग, सूचना प्रक्रिया प्रारूप और विस्मृति के बारे में। अल्पावधि स्मृति और दीर्घावधि स्मृति। इनके सूचना प्रक्रिया प्रारूप के अनुसार आने वाली सूचना या अधिगम सामग्री सबसे पहले अदा का मतलब इनपुट, इसके रूप में अल्पावधि स्मृति में आती है। अदा सामग्री अल्पावधि स्मृति में किसी प्रकार प्रक्रियाधीन होती है और इसे उपयुक्त रूप से संकेतबद्ध, प्रत्यास्मरण और विशेष अर्थ दिया जाना चाहिए। केवल सफलतम संकेतबद्ध सूचना दीर्घावधि स्मृति में प्रवेश करती है और वहाँ रहती है। अनुपयुक्त और असफल संकेतबद्ध सूचनाएं दीर्घावधि स्मृति के संग्रहण में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम केवल उन्हीं सूचनाओं को रख पाते हैं याद। हम उन्हीं सूचनाओं को याद रख पाते हैं जिनको उपयुक्त रूप से संकेतबद्ध और प्रत्यास्मरण कर सकते हैं। जैसे कि वो सामग्री जिसे दीर्घावधि स्मृति में प्रवेश नहीं मिलता है वो प्रायः विस्मृति में चली जाती है। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, अगली हेडिंग है इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी। ये काफ़ी द्वंद्व का विषय बना हुआ है। क्या स्मृति में सुधार किया जा सकता है? इसके लिए भी कई प्रकार के मत हैं मनोवैज्ञानिकों के, जो आपस में विरोधाभास की स्थिति पैदा करते हैं। एक कहते हैं कि स्मृति एक आंतरिक शक्ति है और इसे सुधारा नहीं जा सकता। दूसरे समूह कहते हैं कि दुर्बल स्मृति आंतरिक कारणों के कारण नहीं होती है, जबकि ये शिक्षण और अधिगम की गलत विधि के कारण होती है। स्मृति में शिक्षण और अधिगम की उपयुक्त और प्रभावकारी विधियों का अनुसरण करके सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पसंदीदा वातावरण और मनोवैज्ञानिक दशाएं भी स्मृति में सुधार लाने में सहायता करती हैं।
कुछ शारीरिक कारक भी योगदान कर सकते हैं और सभी कारक जो व्यक्ति की स्मृति में सुधार लाने में सहायक हो सकते हैं वो होते हैं प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। अधिगम सामग्री उपयुक्त रूप से नियोजित और संगठित होनी चाहिए। इसको अर्थपूर्ण और रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत हमें करना चाहिए और अधिगम सामग्री का नियोजन, संगठन और प्रस्तुतिकरण छात्रों के बौद्धिक स्तर को दृष्टि में रखकर करना चाहिए। सामग्री को छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो हम उसमें करेंगे कि लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, करके सीखेंगे। प्रभावकारी प्रत्यास्मरण में सहायता मिलता है और छात्रों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए हमको ये चाहिए कि सैद्धांतिक धारणाओं को ज्ञान के व्यावहारिक पक्षों द्वारा स्पष्ट कर दें। शिक्षक छात्रों की धारणाओं और ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कई प्रकार के सहायक सामग्री का प्रयोग करें और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से अधिगम को हमेशा प्रोत्साहित करता रहे। इस क्रिया से अर्जित अधिगम अनुभव अच्छी तरह अधिक अवधि तक स्मृति में याद रखा जा सकता है, जो कि बालक की स्मृति में रहेगा। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं चर्चा करूंगा, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। नाउ दो विशेष और प्रभावकारी विधियां, एक समग्र विधि और एक आंशिक विधि। दोनों में कौन सी विधि उपयुक्त और प्रभावकारी है, ये अधिगमकर्ता, अधिगम दशा और अधिगम सामग्री पर निर्भर करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान बच्चे सामान्य तेज़ी से अधिगम कर लेते हैं और समग्र विधि का प्रयोग करते हुए उपयुक्त रूप से याद रखते हैं। औसत बच्चे उपयुक्त रूप से याद रखते हैं जब वे आंशिक विधि के माध्यम से अधिगम करते हैं, और वयस्क उपयुक्त रूप से याद रखते हैं जब वे समग्र विधि के माध्यम से अधिगम करते हैं। यदि अधिगम सामग्री की प्रकृति कठिन हो और बहुत ही पेचीदा हो तो आंशिक विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाएगी। कई बार तो हम देख रहे हैं कि समग्र और आंशिक विधि का संयुक्त रूप से प्रयोग भी किया गया है। संयुक्त विधि में अधिगमकर्ता प्रारंभिक रूप से समग्र विधि से शुरुआत करता है और कठिन क्षेत्रों को स्थापित करने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद कठिन क्षेत्रों का आंशिक विधि के माध्यम से अभ्यास करने लगता है और अंत में अधिगमकर्ता अधिगम सामग्री को याद करने के लिए दोबारा समग्र विधि का प्रयोग करता है। अब जो हम अगला बिंदु चर्चा करेंगे वो है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी प्रेरणा के बारे में मैंने आपको बताया, व्हाट इज़ द मोटिवेशन। बालक के मस्तिष्क की एक निश्चित दशा जो उसे अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर देती है, वही अधिगम है। कक्षा दशाओं में बिना अभिप्रेरणा के अधिगम संभव नहीं हो सकता है। अभिप्रेरणा बच्चों में रुचि उत्पन्न कर देती है और बिना इसके अधिगम उबाऊ और मूर्तवत हो जाता है। और विद्यालय में अनुदेशात्मक कार्यक्रमों के प्रत्येक स्तर पर प्रेरित किया जाना चाहिए और ये अपेक्षित होना चाहिए कि अधिगम को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। अभिप्रेरित अधिगम स्मृति सुधार में सबसे ज़्यादा सहायक होगा। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे, साउंड मेंटल हेल्थ, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य। स्मृति में सुधार को प्राथमिक स्तर पे हम उत्तम मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में समझ सकते हैं। मानसिक तनाव, द्वंद्व, कुंठा, चिंता, कुसमायोजन की उपस्थिति का स्मृति के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति को चिंताओं, तनाव और द्वंद्व पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो एक उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का आनंद ले सके। अगले बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं, साउंड फिजिकल हेल्थ, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य। उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्ति को उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य भी उचित रखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि दीर्घावधि और पुरानी शारीरिक बीमारी से पीड़ित लोगों की स्मृति उन लोगों की तुलना में बहुत ही कम हो जाती है जिनका कि शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम है। उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य उपयुक्त अधिगम और उपयुक्त स्मृति की क्षमता और उपादेयता प्रदान करने लगता है। इसी प्रकार से हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे, टाइम ऑफ लर्निंग। अधिगम का समय भी स्मृति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रयोगात्मक अध्ययन ये दर्शाता है कि दिन के विभिन्न घंटे जैसे कि प्रातः का समय, सांझ का समय, रात्रि और दिन, इसमें अधिगम क्षमताओं में बहुत सी विषमता होती है। किस समय अधिगम किस प्रकार का होगा। अधिगम के लिए शीघ्र प्रातः और देर रात के घंटे सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। मैं भी अधिगम इसी समय करता हूँ। जब अधिगम सामग्री को अधिक समय के लिए स्मरण में रखना है तो सोने के पहले के घंटों में अध्ययन करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसके अलावा अधिगम के बाद एक छोटी झपकी ले लेते हैं और उपयुक्त स्मृति के लिए सहायता प्रदान करता है।
और जब अधिगम सामग्री जटिल और पेचीदा हो तो सुबह के घंटे भी उपयुक्त हो सकते हैं। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा, 8वां बिंदु है स्कूल टाइम टेबल। विद्यालय की समय सारणी को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। कठिन विषय के लिए सुबह के घंटे कालांश में रखे जाने चाहिए और सरल विषय के लिए कालांश अंतिम विद्यालय घंटे में रखने चाहिए। समय सारणी छात्रों के बीच उबाऊपन लाने वाली नहीं होनी चाहिए और कुछ कालांशों के बाद मध्यांतर का प्रावधान रखा जाना चाहिए। कालांशों की अवधि भी अधिक दीर्घ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बालकों के अधिगम और उपयुक्त स्मरण में सहायक होता है। स्मृति प्रारूप उपकरण, निमोनिक डिवाइसेस। स्मृति के सुधार में स्मृति प्रारूप उपकरण भी सहायक होते हैं। स्मृति के सुधार के लिए ऐसे यंत्रों के माध्यम से अधिगम की गई सूचनाएं मस्तिष्क में सूचनाओं के अर्थतंत्र सूत्रों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बीज गणित और इंद्रधनुष के रंगों को छात्र बहुत ही आसानी से अपने स्मृति भंडार पर प्रत्यास्मरण कर सकते हैं और इनके बॉड मॉस रूल और विब ग्योर के पैटर्न को व्यवस्थित करके इनका आसानी से प्रत्यास्मरण कर सकते हैं। स्वयं रटन, 10th टॉपिक, सेल्फ रेसिटेशन। इस विधि में हम ऐसा करते हैं कि अधिगमकर्ता पहले 1 या 2 बार विषय वस्तु का अधिगम करता है, उसके बाद वो जोर से पढ़ता है, उसके बाद सामग्री को बिना देखे रटने और प्रत्यास्मरण करने का प्रयत्न करने लगता है। इस प्रकार से अधिगमकर्ता स्वयं का मूल्यांकन करते हुए जिसको प्रत्यास्मरण नहीं कर सका उस संदर्भ को लगातार सिखाता है। इसके बाद वह उसी संदर्भ को रटने का दोबारा प्रयास करता है। इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करता है और अतिरिक्त समय देता है। इससे वह रटने की प्रक्रिया को तब तक जारी रखता है जब तक संपूर्ण सामग्री का प्रत्यास्मरण करने में सफल न हो जाए। नाउ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। स्मृति तब तक उत्तम होती है जब वस्तुओं के अधिगम और याद रखने के लिए एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के शिक्षण और अधिगम सामग्रियों को प्रयोग की सिफारिश करती हैं। श्रव्य दृश्य का प्रयोग अधिगमकर्ता की एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करने में सहायता करता है और उपयुक्त प्राप्तता स्मरण के लिए छात्रों यथासंभव संवेगी और इंद्रियों के माध्यम से प्रभावों को प्राप्त कर लेते हैं। और अगला जो बिंदु है आखिरी, यह है विल टू रिमेंबर। विल टू रिमेंबर, स्मरण की इच्छा शक्ति। स्मरण की प्रबल इच्छा शक्ति होती है और अधिगमकर्ता का संपूर्ण मस्तिष्क व्यवस्थित होना चाहिए और वह अधिगम सामग्री को बहुत ही लंबे समय तक के लिए स्मृति में बनाए रख सकता है। व्यक्ति की स्मृति क्षमता के लिए आत्मविश्वास सदैव वरदान के समान हम देखते हैं। परीक्षा के पहले स्मरण की इच्छा शक्ति अपने चरम पर होती है और एक सामान्य अनुभव हमने किया है कि जो छात्र पूरे वर्ष अध्ययन के सभी कालांशों में अच्छा नहीं कर सकते हैं, वे परीक्षा के दिन में भी अधिगम और स्मरण करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार से अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंटेलिजेंस। नाउ द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि लैटिन शब्द से बना है। बुद्धि जो है सिसरो द्वारा संग्रहित लैटिन शब्द से बना है जिसका आशय होता है ज्ञानात्मक प्रक्रिया। ज्ञानात्मक प्रक्रिया इंटेलिजेंस का मतलब है। बुद्धि का शब्द ज्ञानार्जन, उसके प्रयोग की क्षमता से। बहुत से मनोवैज्ञानिक का मत है कि बुद्धि ज्ञानात्मक कार्य करने में संबंधित होती है, जो विवेक समस्त समस्याओं के समाधान में अस्पष्ट प्रतीक और विचारों को समझने से संबंधित है। इस प्रकार से वर्णन ने बुद्धि की प्रत्येक प्रकृति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें पहली है बायोलॉजिकल नेचर। वर्णन के अनुसार बुद्धि का जैविक अर्थ मानवीय प्रकृति की ग्राह्यता पर बल देता है, इसलिए व्यक्ति की पर्यावरणीय दशाओं से समायोजन या ग्राह्यता की क्षमता के रूप में बुद्धि को माना जा सकता है। नाउ द साइकोलॉजिकल नेचर। बुद्धि का मनोवैज्ञानिक अर्थ मानसिक योग्यता और अस्पष्ट चिंतन और विवेक की क्षमता पर बल देता है और बुद्धि को आंतरिक सामान्य ज्ञानात्मक योग्यता के रूप में माना जा सकता है। तीसरा है ऑपरेशनल नेचर। बुद्धि का व्यावहारिक अर्थ बौद्धिक व्यवहार की विशेषीकृत विशेषताओं और अन्य इन विशेषीकृत के मापन पर भी बल देता है और बुद्धि को बुद्धि परीक्षणों से क्या मापा जाता है इसके रूप में माना जा सकता है। फ्रीमैन ने भी बुद्धि के अर्थ में बहुत सी श्रेणियां बनाई हैं, जिसमें 3 श्रेणी इसने बनाई है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। पहली श्रेणी है एबिलिटी टू लर्न।
इस श्रेणी में सीखने की व्यक्तिगत योग्यता के रूप में बुद्धि को माना जाता है और सीखने की योग्यता व्यक्तिगत बुद्धि का सूचकांक है। दूसरा बिंदु जो है एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये समस्यात्मक दशाओं के साथ संबंध में विचार, धारणाओं और प्रतीकों के प्रभावकारी उपयोग पर जोर डालता है। एक व्यक्ति अपने अमूर्त चिंतन को जारी रखने की योग्यता में अंशतः बुद्धिमान ही होता है। नाउ द थर्ड है एबिलिटी टू अडॉप्ट और एडजस्ट। ये श्रेणी व्यक्ति की वातावरण से समायोजन योग्यता पर बल देती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रभावकारी तरीके से समायोजन करता है। दशाओं की मांग के अनुसार उसका व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है। एक कम बुद्धिमान व्यक्ति कठोर होता है और दशाओं की मांग के अनुसार उसके व्यवहार में भिन्नता नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन को जारी रखने की योग्यता, और इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे समायोजन की योग्यता, और इस प्रकार से व्यवहारिक परिभाषाएं। इसी क्रम में हम चर्चा करते रहेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र की विधियां और शैक्षिक मनोविज्ञान की ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स हैं जो कि आपके टीचर्स के एग्ज़ाम्स में बहुत ही प्रभावी होंगे। आप इनका लाभ बराबर लेते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स की लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप नोट्स पॉइंट्स डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। उससे थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा लेक्चर देखने के बाद। तो मेरे चैनल का नाम है कॉम्टेरिया। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरे लेक्चर जब अपलोड होंगे तो उसके नोटिफिकेशंस मोबाइल में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से मेरे लेक्चर्स अनवरत आते रहेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बहुत से फॉर्म निकले हैं। आज टीजीटी और पीजीटी के भी विज्ञापन निकल गए हैं। यूपी जूनियर एडेड टीचर, यूपी प्रधानाचार्य, इसमें काफ़ी मैंने देखा है कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन, बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, ये अभी प्राइमरी के सुपर टेट में भी पूछे जाएंगे इससे प्रश्न। तो लगातार लेक्चर्स को देखते रहें। लेक्चर्स और भी ज़्यादा रोचक होने वाले हैं। अगर आप लेक्चर्स को मिस कर जाएंगे तो इसका लाभ आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स की कॉपीज़ को ज़रूर देखें। कॉम्टेरिया, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। धन्यवाद।